गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं कैरियर टाइम के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं आपके साथ शिक्षा मनोविज्ञान के एक बिंदु बाल मनोविज्ञान पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। टेट, सीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में यह हमें अधिक से अधिक अंक दिलाने में हमारी मदद करता है। तो अब समय को बर्बाद किए बिना हम अपने विषय की ओर मुड़ते हैं। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान विषय को हमें पढ़ना है, तो हम आज पहले चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान तक का सफर कैसे तय किया जाता है। चर्चा करते हैं कि शिक्षा क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो शब्दों के पीछे अर्थ छुपा होता है। हम इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिच धातु में जब हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो शिक्षा शब्द का जन्म होता है, अर्थात शिच प्लस आ, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीखने सिखाने के कार्यों का क्रियान्वयन किया जाए वही शिक्षा कहलाती है। अगर हम इंग्लिश में इसको बात करें तो एजुकेशन कहते हैं हम। एजुकेशन शब्द का उदय लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुआ है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में, टेट में, सुपर टेट में कभी कभी सीधे ही पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन शब्द के लिए कौन सा शब्द उत्तरदायी है या किस शब्द से आया है। तो एजुकेटम शब्द से आया है, और एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसको कहते हैं ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना, अर्थात ऐसी विधि जो आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाती है शिक्षा कहलाती है। अर्थात आपके अंदर छुपी निहित शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा कहलाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दो शब्द इसके और पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनको एजुकेयर और एजुशेयर कहते हैं। ये दोनों शब्द भी एजुकेशन के पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और इनका भी अर्थ होता है आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों का विकास। तो अगर सीधे अर्थों में बात करें तो आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा का काम है। क्योंकि आज बाल मनोविज्ञान की बात हम कर रहे हैं, तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ है कि शिक्षा की व्यवस्था को बालकों के व्यवहार के अनुरूप हमें विकसित करना है। क्योंकि शिक्षा बालकों के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। चूंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमने की है, अर्थात ये व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता है कि बच्चों का विकास उनकी छवि प्रतिभा के अनुसार होना चाहिए। यही बाल मनोविज्ञान का मूल भावना है। आगे हम बढ़ते हैं शिक्षा के प्रकार की। तो शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। यदि हम औपचारिक शिक्षा की बात कहें तो औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन, अर्थात ऐसी व्यवस्था जहां सारी चीजें पहले से निश्चित हों, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात पढ़ने का स्थान निश्चित, पढ़ाने वाला टीचर निश्चित, विषय निश्चित, उद्देश्य निश्चित, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, अर्थात जहां एक एक चीज पहले से निर्धारित होती है, उस शिक्षा को ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, पढ़ने का स्थान निश्चित है, पढ़ाने वाला टीचर निश्चित है, क्या विषय पढ़ना है, कब छुट्टी होगी, कब इंटरवल, सारी चीजें पहले से निश्चित है। तो शिक्षा की इस पद्धति को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यदि हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा ऐसा है जहां सीखने सिखाने का ना स्थान निश्चित है, ना टीचर निश्चित है। अर्थात सीखने सिखाने का सबसे सहज और आसान तरीका ही अनौपचारिक शिक्षा है। यदि हम पारिवारिक शिक्षा की बात करें तो परिवार में दी
दी जाने वाली शिक्षा पूरी तरीके से अनौपचारिक शिक्षा है। हम गूगल पर एक बात देखते हैं लिखी हुई, अधिकतर कमेंट्स आते हैं कि जो शिक्षा है सारी चीज़ें गूगल पर नहीं मिलती, हमें शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। अर्थात बुजुर्गों के पास बैठना अर्थात क्या, शिक्षा को सिखाने का सबसे आसान और सहज तरीका ही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। हम बहुत कुछ चीज़ें किताबों से ना सीखकर व्यवहार से सीखते हैं। हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, समाज की संस्थाओं से सीखते हैं। ऐसी शिक्षा को ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगर हम बात करें निरौपचारिक शिक्षा, तो निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मेल है। वास्तव में निरौपचारिक शिक्षा वर्तमान शिक्षा के लिए एक वरदान है, क्योंकि यह ऐसी शिक्षा पद्धति है जहां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिलाव होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल हो गई और उसने अनुभव के बल पर अच्छा पैसा कमा लिया है, लेकिन प्रमोशन के लिए उसको डिग्री की जरूरत है। यह एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहां वो प्रॉपर स्कूलिंग को स्टार्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए निरौपचारिक शिक्षा की तरफ बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी इग्नू की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, NIOS के द्वारा शिक्षा, पत्राचार के द्वारा शिक्षा, ये सारे शिक्षा के माध्यम निरौपचारिक शिक्षा हैं। जहां औपचारिक शिक्षा पूरी तरीके से एक रिजिड है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा पूरी तरीके से मुक्त है, वहीं निरौपचारिक शिक्षा थोड़ी सी मुक्त और थोड़ी सी फ्री है। तो हमने बेटा बात करी आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा को डिस्कस करने के बाद हम मनोविज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम इन विषयों को लिंक नहीं करेंगे हम बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल कर पाने में असफल रहेंगे। जिसका कारण यह है क्योंकि बाल मनोविज्ञान बालकों का व्यवहार के अध्ययन है, तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ, जैसे हमने शिक्षा को डिस्कस करा था कि शिक्षा कहां से आई, तो हर शब्द के पीछे अर्थ छुपा होता है। तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह होता है मन का विज्ञान। इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का जन्म दो शब्दों से मिलकर हुआ है, PSYCHE और LOGOUS। ये दोनों यूनानी भाषा के शब्द हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है और ये कौन सी भाषा से उत्पन्न हुए हैं। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है वही साइकोलॉजी कहलाता है। लेकिन मित्रों अगर हम बात करें तो वास्तव में मनोविज्ञान को आज ना तो मन का विज्ञान माना जाता है और ना ही आत्मा का मनोविज्ञान माना जाता है। वास्तव में मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना है। अक्सर पेपरों में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए व्यवहार का अध्ययन। लेकिन यहां पर बेटा एक टेक्निकल पॉइंट्स आपको यह पकड़ना है कि कहीं वो शाब्दिक अर्थों की बात तो नहीं कर रहा। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। लेकिन वो सीधे अगर प्रश्न पूछता है कि मनोविज्ञान का अर्थ है तो आप सीधे से बताएंगे व्यवहार का अध्ययन। वास्तव में मनोविज्ञान का उदय दर्शन शास्त्र की एक शाखा से हुआ है। तो पहले मनोविज्ञान का हम किसके अंतर्गत पढ़ते थे? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। अच्छा, दर्शन शास्त्र क्या होता है हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी बात समझ लेना कि हर एक व्यक्ति का कार्य करने का अपना तरीका होता है जिसको ही दर्शन कहते हैं। जैसे आप लोग अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर डीपी सेट करते हैं माई लाइफ माई रूल्स, अर्थात मेरा जीवन मेरे जीवन जीने का तरीका, और वही दर्शन है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक होता है। तो पहले मनोविज्ञान को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता था?
दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। लेकिन आज दर्शन शास्त्र से अलग हटकर मनोविज्ञान स्वयं में एक विषय के रूप में स्थापित हो चुका है। चलिए, लेकिन जब ये बेटा दर्शन शास्त्र का अंग था तो इसको प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान कहा गया। जब लोगों ने आत्मा के संबंध में प्रश्न उठाने शुरू करे तो उस समय के दार्शनिक प्रायः इन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में असफल रहे, तो धीरे से ये चेतना का विज्ञान में परिवर्तित हुआ। चेतना के बाद बात आई मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में अध्ययन की, और अंत में यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकृत किया जाने लगा। अगर हम आत्मा के विज्ञान के रूप में बात करेंगे तो अरस्तु, डेकार्टे आदि के नाम आते हैं जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। चेतना की बात करते हैं तो हम इसको विलियम जेम्स के नाम से जोड़ सकते हैं। विल्हम जेम्स, विल्हम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली आदि जो हैं मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। अगर बेटा हम मन मस्तिष्क की बात करेंगे तो एक शॉर्ट तरीका है इसको याद करने का। जैसे आप जानते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लेवल, वहीं से चीजों को उठाते हैं। BPL, बर्कले, पोम्पोनोजी और जॉन लॉक, ये मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान मानते हैं, और व्यवहारवाद की संज्ञा दी है वॉटसन ने, अर्थात ऐसा विज्ञान जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर पेपरों में देखने को मिलेंगे, और आपको सीधे सीधे से इन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई कठिनाई नहीं है। आने वाली भर्ती में जो सुपर टेट की होने वाली है 69,000 भर्ती में, ये सारे बिंदु आपको काफी हद तक मदद करेंगे, और आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े रहेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। अब चूंकि हम आत्मा मन मस्तिष्क से चले तो थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ केवल पॉइंट वाइज बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से समय महत्वपूर्ण होता है, हमें ज्यादा बातें नहीं करनी है, पॉइंट से बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोएकल, कौन है? रुडोल्फ गोएकल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसने करा? सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1879, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प है जो आपको परीक्षाओं की दृष्टि में अधिकतर महत्वपूर्ण है और अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। 1879 ईस्वी में विल्हम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कहां करी? जर्मनी के शहर लिप्जिग में। अच्छा मेरे दोस्तों, कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मनोविज्ञान के जनक विल्हम वुंट हैं या विलियम जेम्स हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विल्हम वुंट ने 1879 में भी उसकी प्रैक्टिकल स्टडी के लिए प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। इसलिए हम निर्विवाद रूप से विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक मान सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। 1879 में क्या हुआ है? विल्हम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी है। फिर क्या होता है? 1890 में विलियम जेम्स एक किताब लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
कब लिखी किताब? 1819 में विलियम जेम्स ने किताब लिखी है विलियम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसलिए इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो एक बात आप ये ध्यान रखना कि अगर विकल्प में विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों दी हैं मनोविज्ञान के जनक के रूप में, तो आप विलियम वुंट को निशान लगाएंगे, और अगर विलियम वुंट नहीं है तो विलियम जेम्स को आप निशान लगाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद 1890 में, ये जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूं परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही रखे मिलते हैं। क्या होता है? 1890 में, ये हो गया 1890। 1920 में, पहले बात करेंगे 1900 की। तो 1900 में बेटा सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक हुए। कौन हुए? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने क्या करा है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना की है। क्या करा है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना की है। आगे की तरफ चलते हैं। 1920 में गेस्टाल्टवाद का उदय होता है, और गेस्टाल्टवाद के जनक जो हैं मैक्स वर्दीमर कहलाते हैं। कोहलर का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है, और कोफका। ये ऐसे तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने गेस्टाल्टवाद की नींव रखी है। और इसके बाद 1924 में वॉटसन एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है व्यवहारवाद, और यहीं से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान घोषित किया जाने लगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए हम कहां से चलते हैं? आत्मा से, और कहां तक पहुंचते हैं? व्यवहार तक। आज की ये कक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, मैं इसमें आपके अधिकतर विकल्प जो परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं उनको पूरा कराने की कोशिश करता हूं। आत्मा से व्यवहार तक चलने के लिए वैसे तो बहुत सारी विचारधाराएं आई हैं, लेकिन हम प्रमुखता से 5 विचारधाराओं का अध्ययन यहां पर करते हैं। जैसे पहले बात हम करते हैं संरचनावाद की। केवल 5 ही विचारधाराएं हमें पढ़नी है, परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो केवल जनक के बारे में बात करेंगे, हम इनके अंदर की बातचीत नहीं करेंगे कि संरचनावाद का अर्थ क्या है, केवल जनक। संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। और इसके बाद बात आती है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को इंग्लिश में फंक्शनलिज्म कहते हैं, और इसके जनक हैं विलियम जेम्स। और बात करें तो संरचनावाद, प्रकार्यवाद, इसके बाद बात कर लें तो कह सकते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बताइए। वर्दीमर। बिल्कुल सही। आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है बिल्कुल सही, और उत्तर भी आप बिल्कुल सही अपने मन में गैस कर रहे हैं। गेस्टाल्टवाद की अगर बात करें, इसके बाद हम सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। किसके? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। और अगर व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद की बात करें तो वॉटसन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये पेपर में बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले प्रश्न हैं, जहां से ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। एक मिनट थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे बेटा क्या कह रहा है? शब्द में ही अर्थ छुपा होता है। संरचनावाद। संरचना का मतलब कोई भी चीज बनी कैसे है। प्रकार्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनलिज्म, कार्य कैसे करती है। गेस्टाल्ट, अगर गेस्टाल्ट की बात करें, थोड़ी सी एक डिटेलिंग देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ऐसे संप्रदाय हैं जिनसे अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। जैसे गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का। पेपरों में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण, समग्र या पूर्णाकार।
अच्छा, कई बार पेपरों में बिल्कुल मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर स्टडी बताना चाहता हूँ जो अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि कोहलर ने अपने प्रयोग काय पर करे। तो बेटा उसमें ऑप्शन में बंदर भी दिया होता है, लेकिन हमें बंदर नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है? चिंपैंजी। अच्छा, कभी कभी चिंपैंजी का नाम भी पूछ ले तो क्या बता दोगे? सुल्तान, क्योंकि आप कैरियर टाइम के पोर्टल पर पहुंच रहे हैं। यहां से प्रश्न बचना नामुमकिन है, क्योंकि कैरियर टाइम है तो मुमकिन है। आगे बात करते हैं मनोविश्लेषण। बात शब्द में अर्थ मन का विश्लेषण, मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, तो इसकी 2 मिनट में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग करता हूं। तो बेटा इन्होंने मन को 3 भागों में बताया है, मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक चेतन बताई है, एक अर्ध चेतन बताई है, और तीसरी अचेतन। चेतन हमारे वर्तमान से संबंधित है, अर्थात जो कुछ भी हमें याद है वो सब कहलाता है चेतन। अचेतन क्या होता है? जो कुछ भी हम भूल जाते हैं जिंदगी में, वो सारी चीजें हमारी अचेतन मन में चली जाती हैं, और हमारी दमित इच्छाएं जिनको हम सामाजिक रूप से पूरा नहीं कर पाते, वो कहाँ रहती हैं? अचेतन मन में। और अर्धचेतन मन में क्या होता है? ऐसी बातें जो हम भूल जाते हैं लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद हमें याद आ जाती हैं, वो चीजें हम अर्धचेतन मन में हमारे रहती हैं। जैसे मैं पूछूं आपके पापा का नाम, आप बता देंगे, मम्मी का नाम, तो ऐसी जो भी चीजें आपको याद हैं चेतन मन में। अर्धचेतन का उदाहरण ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने पढ़ते पढ़ते एक किताब को अपनी तकिया के नीचे, पिलो के नीचे रख दिया। इसके बाद क्या होता है कि आप उसे पूरे दिन सुबह उठ के उसको ढूंढते रहे, नहीं मिले, लेकिन तभी अचानक से याद, अच्छा वो किताब वहां रखी थी, अर्थात वो चीज क्या हुई? अर्धचेतन से उठ के चेतन मन में चली गई। अचेतन मन में क्या जाता है? हमारी जो भी कुछ हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा चीजें स्टोर नहीं रख सकते, तो सारी चीजें हमारे कहां चली जाती हैं? अचेतन मन में चली जाती हैं। जब वो अचेतन मन में जाती हैं तो आप ये जान लीजिए कि मन का 9/10 हिस्सा अचेतन मन का है, और 1/10 हिस्से में चेतन और अचेतन दोनों शामिल रहते हैं। ठीक, आगे की बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से आगे की, कि इन्होंने बताया कि जो हमारा व्यक्तित्व है उनमें 3 कारक होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। बेटा ये जो प्रश्न मैं यही पहले दिन में ही डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये आगे भी मैं आपको लर्निंग के प्रिंसिपल में डिस्कस कराऊंगा, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है। इड बेटा ये पूछा जाता है इनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इड का मतलब क्या होता है? ये प्रसन्नता के सिद्धांत पर काम करता है। ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, और सुपर ईगो काम करता है आपका आदर्श स्थिति के लेके या आदर्शवाद को लेके। एक आखिरी अप्रोच व्यवहारवाद का अर्थ होता है व्यवहारवाद, व्यवहार का अध्ययन, और जिसको किसने दिया? वॉटसन ने दिया। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको इस सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने की कोशिश करी। अगली कक्षा में मैं इससे आगे की चीजों को लेके आपको बताने की कोशिश करूंगा, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मिल जाएंगे, विषय बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, और उसका एक पार्ट है बाल मनोविज्ञान, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए।